नेक्स्ट शॉर्ट नोट हम देख रहे हैं वीईडी एनालिसिस, राइट। वीईडी एनालिसिस हमने एबीसी किया था, राइट। एबीसी किया था। एबीसी में हमने क्या किया था, सारे मटेरियल को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था, ए बी और सी, राइट। फ्रेंड्स यहां पर भी हम क्या करेंगे, सारे मटेरियल को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। कैटेगरी वी यानी वाइटल, राइट। कैटेगरी ई यानी एसेंशियल, एंड कैटेगरी डी यानी डिजायरेबल। यानी हम सारे मटेरियल को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। ऐसा मटेरियल कि जो वाइटल है, वेरी इंपॉर्टेंट, प्री रिक्विजिट। दूसरा मटेरियल एसेंशियल है, रहा तो बहुत अच्छा, नहीं रहा तो काम चल जाएगा। पर मटेरियल वो रहा, एसेंशियल वाला मटेरियल अगर है तो बहुत अच्छा, एफिशिएंटली काम होगा, राइट। डी डिजायरेबल, ऐसा मटेरियल कि जो रहेगा तो कम मेहनत करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी बेटर रहेगी, राइट। लॉसेस कम होंगे, नहीं है काम रुकेगा नहीं, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो वाइटल वाला मटेरियल है, वी यानी वाइटल वाला, ये वेरी इंपॉर्टेंट मटेरियल है। मतलब ये समझ लो कि अगर ये मटेरियल मेरे पास नहीं है तो मेरा प्रोडक्शन रुक जाएगा, प्रोडक्शन स्टार्ट ही नहीं होगा अगर मेरे पास नहीं है तो, ठीक है। सिंपल एग्जांपल, मान लो कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो बेसिक रॉ मटेरियल चाहिए, जैसा मान लो कि एक गारमेंट कंपनी है। अब गारमेंट कंपनी के अंदर बेसिक रॉ मटेरियल क्लॉथ हो गया, क्लॉथ ही नहीं है, क्लॉथ इज अ वाइटल, क्योंकि क्लॉथ अगर नहीं है तो मेरा प्रोडक्शन स्टार्ट ही नहीं होगा, और स्टार्ट हो गया और फिर क्लॉथ खत्म हो गया तो प्रोडक्शन रुक जाएगा, राइट। ये वाइटल हो गया, मैंने एग्जांपल दिया। एसेंशियल, राइट। अब इसमें एसेंशियल मटेरियल, अगर मैं वही गारमेंट का एग्जांपल दूं, मान लो तो मान लो गारमेंट के एग्जांपल में एसेंशियल क्या रहेगा, तो जो बटन्स है, राइट, जो थ्रेड है। अब थ्रेड को हम लोग वाइटल में डाल सकते हैं, क्योंकि थ्रेड अगर नहीं रहेगा तो स्टिचिंग करना पॉसिबल नहीं है। हाँ, थ्रेड के अंदर मान लो कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ थ्रेड हमको चाहिए, मान लो सिल्क का थ्रेड चाहिए, राइट। अगर सिल्क का, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, सिल्क का थ्रेड अगर रहा तो स्टिचिंग बहुत बेटर होती है, और वो शर्ट की जो लाइफ रहेगी, जो गारमेंट्स की लाइफ रहेगी, वो ज्यादा लाइफ रहेगी, ठीक है। पर वो अवेलेबल नहीं था तो हमने उसका सब्स्टिट्यूट कॉटन वाला थ्रेड यूज कर लिया। अब काम रुका नहीं मेरा, लेकिन जितना क्वालिटी वाला प्रोडक्ट होना चाहिए था, जो स्टैंडर्ड वाला प्रोडक्ट चाहिए था, वैसा प्रोडक्ट नहीं बना, राइट। तो एसेंशियल वाले मटेरियल से प्रोडक्शन रुकेगा नहीं, लेकिन अगर वो मटेरियल रहा तो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी रहेगी वो बेटर रहेगी, एफिशिएंसी बेटर रहेगी, लेबर मोर एफिशिएंटली काम कर सकेगा। अगर ये रहता है तो लेबर को कम मेहनत करनी पड़ेगी अगर एसेंशियल वाला मटेरियल रहा तो, राइट। थर्ड, डिजायरेबल मटेरियल। अब डिजायरेबल मटेरियल से भी अगेन मेरा प्रोडक्शन रुकने वाला नहीं है, हाँ। लेकिन एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूँ कि मान लो फैक्ट्री के अंदर बहुत धुआं होता है, राइट, बहुत पोल्यूशन होता है ना। ऑयल्स वगैरह हाथ पे पैर पे लगते रहता है। तो जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसा मास्क हो गया, है ना, लेबर मास्क पहनते हैं, ग्लव्स लगाते हैं, ताकि उनको उनका प्रोटेक्टेड रहे, हाथ उनका प्रोटेक्टेड रहे, फेस प्रोटेक्टेड रहे, धुआं अंदर न जाए, ठीक है। मान लो कि वो सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं है तो प्रोडक्शन रुकने वाला नहीं है, राइट। लेकिन ज्यादा फैटिक होगा, है ना। सेफ्टी मेजर्स हम लोग कंप्लाई नहीं कर रहे हैं, ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट होगा, हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट हो सकता है लेबर के, प्रोडक्ट पे ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, है ना, प्रोडक्शन रुकेगा नहीं, पर सेफ्टी कंसर्न्स क्रिएट हो जाएंगे। तो अगर डिजायरेबल वाला मटेरियल अगर रहता है तो सेफ्टी के लिहाज से बहुत अच्छा हो जाएगा, और लेबर बहुत अच्छे से प्रोडक्शन कर सकेगा अगर वो पूरा अच्छे से मास्क वगैरह पहन के प्रोडक्शन करता है, राइट। तो फ्रेंड्स ये 3 टाइप के मटेरियल, वाइटल, एसेंशियल, डिजायरेबल, क्यों हमने मटेरियल को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, राइट। तो फ्रेंड्स बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि जो वाइटल वाला मटेरियल है वो होना ही चाहिए हमारे वेयरहाउस में, रेडीली अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा डिमांड में है, उसके बिना मेरा प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होने वाला है, या प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है तो मेरा प्रोडक्शन रुक जाएगा, ठीक है।
तो जो स्टोर कीपर है उसने ये इंश्योर करना कि वो वाला मटेरियल हमेशा हमारे गोडाउन में रहे। उसको बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ेंगे सप्लायर को, ताकि वो मटेरियल हमेशा मेरे गोडाउन में रहे, राइट। एसेंशियल वाला मटेरियल भी होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं है, मान लो आज नहीं है, कुछ दिन लेट तक अवेलेबल हो जाता है तो भी चलेगा, राइट। और एसेंशियल वाला मटेरियल भी हमारे गोडाउन में होना ही चाहिए। मैंने बताया अगर नहीं रहेगा तो एफिशिएंटली काम नहीं होगा, ठीक है। लेकिन होना ही चाहिए, जरूरी है, ऐसा नहीं है। हाँ, डिजायरेबल वाला मटेरियल ये भी अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मेरा काम नहीं रुकने वाला है, राइट। मैंने बताया था हेल्थ कंसर्न के हिसाब से, सेफ्टी मेजर्स के हिसाब से, राइट, ये अगर होता है तो बहुत अच्छे से काम होगा, राइट। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बताया। हमने मटेरियल को अगेन 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, ये हमारा सेकेंड कैटेगराइजेशन हुआ, राइट। फ्रेंड्स, हमने ऑलरेडी ए, बी और सी में हमने कैटेगराइजेशन किया था मटेरियल का। अब ये समझो कि ये सेकेंड कैटेगराइजेशन हमने किया है, राइट। तो चलो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा शॉर्ट नोट है FNSD, राइट। अब ये भी फ्रेंड्स मटेरियल का क्लासिफिकेशन है। एबीसी में हमने किया, वेड में किया, वीईडी में किया, यहां पर भी हम लोग फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, मटेरियल को 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर रहे हैं। एफ कैटेगरी, राइट, एन कैटेगरी, एस कैटेगरी, डी कैटेगरी, राइट। अब ये फ्रेंड्स ये एब्रीविएशन है। एफ यानी फास्ट मूविंग, ऐसा मटेरियल जो फास्ट मूविंग है, राइट। फास्ट मूविंग वो होता है कि जिसका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बहुत ज्यादा होता है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ज्यादा है मतलब उसकी स्टोरेज पीरियड बहुत कम है, ठीक है। मतलब बहुत क्विकली वो मटेरियल गोडाउन में आता है और फैक्ट्री को चला जाता है, ठीक है। बहुत फास्ट मूविंग है, बहुत डिमांड है। एन फ्रेंड्स नॉर्मल मूविंग होता है ना। नॉर्मल मूविंग जो होता है ना उसका स्टोरेज पीरियड थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फास्ट मूविंग। तो अगर मैं बोलूं कि फास्ट मूविंग, मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि मान लो कि फास्ट मूविंग का स्टोरेज पीरियड 15 दिन 1 महीना है, तो जो नॉर्मल मूविंग है उसका मोर देन 6 मंथ, अराउंड 1 ईयर हो सकता है, राइट। मतलब क्या फ्रेंड्स कि उसका डिमांड उतना ज्यादा नहीं है एज कंपेयर टू फास्ट मूविंग, ठीक है। थर्ड कैटेगरी है फ्रेंड्स एस यानी स्लो मूविंग आइटम्स। ऐसे आइटम्स, ऐसे कंपोनेंट, ऐसे रॉ मटेरियल की जो स्लो मूविंग है। अब स्लो मूविंग का जो स्टोरेज पीरियड होता है फ्रेंड वो मोर देन 1 ईयर होता है, राइट। और उसका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बहुत कम रहेगा। याद रखना फ्रेंड, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और स्टोरेज पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनडायरेक्ट रिलेशन है, राइट। यानी अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बढ़ेगा तो स्टोरेज पीरियड हमारी कम हो जाती है। तो फास्ट मूविंग वाले का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बहुत ज्यादा होता है, नॉर्मल वाले का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो थोड़ा सा कम होता है, स्लो मूविंग वाले का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और कम होता है, राइट। और डी यानी डेड स्टॉक, तो डेड स्टॉक का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बहुत कम होता है। और जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फ्रेंड्स कम होता जाता है ना, स्टोरेज पीरियड बढ़ता जाता है। तो फास्ट मूविंग का स्टोरेज पीरियड अराउंड 1 मंथ है, तो नॉर्मल का 1 ईयर एंड लेस है। स्लो मूविंग का मोर देन 1 ईयर स्टोरेज पीरियड है, राइट। और डी यानी डेड स्टॉक, डेड स्टॉक का स्टोरेज पीरियड बहुत ज्यादा है। ये समझो कि 2-3 साल से वो रॉ मटेरियल मेरे पास रखा हुआ है जो डेड स्टॉक है, उसकी डिमांड ही नहीं है, यूज में ही नहीं आ रहा है, राइट। तो फ्रेंड्स हमने ये क्लासिफिकेशन क्यों किया है FNSD, उसका रीजन समझो। फ्रेंड्स जो F वाला स्टॉक है फास्ट मूविंग है, तो वो मटेरियल हमारे गोडाउन में हमेशा होना चाहिए। आप समझो ये वाइटल जैसा है, राइट। ये अगर नहीं है हमारे पास तो फिर हमारा प्रोडक्शन रुक जाएगा, ठीक है। एन वाला जो मटेरियल होता है नॉर्मल मूविंग वाला, इसको हमको जैसा फास्ट मूविंग वाला है फ्रेंड, तो जनरली हम लोग परचेज रिक्वेजिशन आने के बाद परचेज करते हैं, राइट। लेकिन जो फास्ट मूविंग है ना उसके लिए परचेज रिक्वेजिशन की राह नहीं देखना है, वो खुद से ही स्टोर कीपर क्या करेगा, परचेज डिपार्टमेंट को परचेज रिक्वेजिशन भेजेगा और परचेज डिपार्टमेंट फिर इमीडिएटली परचेज करेगा। मतलब रिक्वेस्ट आने की राह नहीं देखना है इन केस ऑफ फास्ट मूविंग।
नॉर्मल मूविंग वाले केस में फ्रेंड्स हमको रिक्वेस्ट आने की राह देखना है। हमको देखना है कि फैक्ट्री में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ऑर्डर आया है क्या, और वो ऑर्डर आने के बाद फिर रिक्वेस्ट आएगी वेयर हाउस में, और फिर वेयर हाउस कीपर क्या करेगा, परचेस इनिशिएट करेगा। मतलब एडवांस में परचेस करना नहीं है। फास्ट मूविंग एडवांस में परचेस करके रखेंगे, राइट। नॉर्मल मूविंग ऑर्डर आएगा कस्टमर से, फिर हमको रिक्वेस्ट आएगी फैक्ट्री से, फिर हम परचेस करेंगे। अदरवाइज क्या होगा, आपने नॉर्मल वाला परचेस करके रख लिया एडवांस में, और अगर कस्टमर से ऑर्डर नहीं आया तो फ्रेंड्स क्या होगा, वही कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ेगा, राइट। स्लो मूविंग वाला फ्रेंड्स, स्लो मूविंग वाला जो मटेरियल होता है उसका स्टोरेज पीरियड बहुत ज्यादा है। मतलब ये समझो कि हमारे पास वो एक मोर देन 1 ईयर से हमारे पास रखा हुआ है। ऐसा मटेरियल जिसका डिमांड बहुत कम है उसको आप एडवांस में परचेज तो करोगे ही नहीं, राइट। और तभी परचेज करना जब फैक्ट्री से नॉर्मल के जैसा, अगर फैक्ट्री से रिक्वेस्ट आया तो परचेज करेंगे, और रिक्वेस्ट आने के बाद भी हमको उतना ही परचेज करना है जितनी रिक्वायरमेंट है। थोड़ा सा भी एडवांस नहीं परचेज करना, क्योंकि स्लो मूविंग और डेड स्टॉक में बहुत थिन लाइन होती है, राइट। आपने ज्यादा अगर स्लो मूविंग परचेज कर लिया तो हो सकता है कि वो डेड स्टॉक बन जाए, ठीक है। लास्ट वाला मटेरियल हमारा डी वाला मटेरियल है, जो ऐसा मटेरियल की जो डेड स्टॉक है। डेड स्टॉक वो होता है फ्रेंड्स कि जो यूज में नहीं आने वाला है, 2-3 साल से हमारे पास रखा हुआ है। ऐसे मटेरियल को हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ऑर्डर करना नहीं, नया परचेस करना नहीं। जो ऑलरेडी हमारे पास रखा हुआ है उसका या तो अल्टरनेट यूज क्या हो रहा है देख लो, राइट। मतलब अगर किसी दूसरे मटेरियल के सब्सटीट्यूट में अगर उसको यूज कर सकते हैं तो कर लो, थोड़ा सा चेंज करके, थोड़ा सा अमेंड करके। नहीं यूज में आ रहा है तो जितना जल्दी हो सके उसको डिस्पोज करो, राइट। डिस्पोज करेंगे तो हमारी थोड़ा बहुत पैसा रिकवर भी हो जाएगा, स्क्रैप वैल्यू रिकवर हो जाएगी, और हमारे वेयर हाउस में थोड़ी जगह जो ऑक्यूपाई करके रखा है वो मटेरियल ने, वो जगह भी फ्री हो जाएगी, राइट। तो फ्रेंड्स ये था हमारा FNST, राइट। नेक्स्ट शॉर्ट नोट पे आते हैं फ्रेंड्स, पेरेटो एनालिसिस, राइट। फ्रेंड्स पेरेटो एनालिसिस ये भी अगेन मटेरियल का क्लासिफिकेशन है। ABC क्लासिफिकेशन था, इसको आप इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक भी बोल सकते हो। ABC, VED, FNSD, पेरेटो, ये सारे के सारे इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक है। ये करके हम हमारा इन्वेंट्री का कॉस्ट कम कर रहे हैं, कॉस्ट को कंट्रोल कर रहे हैं, राइट। और ये सारे क्लासिफिकेशन भी है। तो फ्रेंड्स पेरेटो एनालिसिस का और एक नाम है 80-20 रूल, राइट। अब फ्रेंड्स ये जो थ्योरी है, इट्स अ थ्योरी एक्चुअली, पेरेटो एनालिसिस एक्चुअली थ्योरी है। ये विल्फ्रेडो पेरेटो ने अराउंड 1920, मतलब समझो ना आज से 100 साल पहले ये थ्योरी उसने डेवलप की थी, राइट। अब विल्फ्रेडो पेरेटो वाज अ इकोनॉमिस्ट एंड सोशियोलॉजिस्ट, राइट। उसने ये थ्योरी बनाई थी। विल्फ्रेडो ने जब ये थ्योरी बनाई थी तब उसने एक्चुअली जर्मनी के अंदर उन्होंने ये थ्योरी बनाई थी, वो जर्मन थे। उन्होंने देखा कि उनके कंट्री के अंदर 80% कैश या 80% वेल्थ 20% लोगों के पास है। मतलब उनके पूरे कंट्री का 80% वेल्थ, कैश, प्रॉपर्टी, गोल्ड, शेयर्स, वो 20% लोगों के पास है, राइट। और 20% वेल्थ, पूरे कंट्री का 20% वेल्थ 80% लोगों के पास है। बोलने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि कंट्री का 80% वेल्थ कुछ चुनिंदा लोगों के पास है। अपने इंडिया में देख लो ना, पूरे कंट्री की, पूरे दुनिया का ये रूल है। आप इंडिया में देख लो, कुछ ऐसे लोग हैं, अब अंबानीज हो गए, अडानीज हो गए, राइट, टाटाज हो गए, बिरलाज हो गए, ये जो कुछ लोग है ना। मैं तो बोलता हूँ 20% तो 100 साल पहले था, आज मेरे हिसाब से 10 और 90 रूल होना चाहिए। मतलब कंट्री का 90% वेल्थ आप देख लेना फ्रेंड्स, ये 10% लोगों के पास है, और 10% वेल्थ 90% लोगों के पास, राइट। पर अभी हम लोग 10-90 पे नहीं आएंगे, अभी हम लोग 80 और 20 की बात करेंगे। अब विल्फ्रेडो पेरेटो ने ये जो थ्योरी बताई थी, ये जर्मनी के हिसाब से, वेल्थ के हिसाब से बनाई थी, पर इसको हम बहुत जगह अप्लाई कर सकते हैं, राइट। हमारे वेयर हाउस में हम लोग इन्वेंट्री में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं।
जैसे कि हमारे वेयरहाउस में जो इन्वेंट्री है वो 80% इन्वेंट्री ऐसी है क्वांटिटी वाइज जिसका वैल्यू 20% है। ए कैटेगरी जैसा है ना। ए कैटेगरी में क्या था फ्रेंड्स, सॉरी सी कैटेगरी जैसा। सी कैटेगरी में क्या था, 80% क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी बहुत ज्यादा वैल्यू बहुत कम, और 20% क्वांटिटी वाइज इन्वेंट्री ऐसी है कि जिसका वैल्यू 80% है, राइट, मतलब ए कैटेगरी वाला। तो यहां पे हम क्यों कर रहे हैं, अगेन हम लोग क्यों कर रहे हैं कैटेगराइजेशन, तो सेलेक्टिव कंट्रोल के लिए कर रहे हैं। तो ऐसा मटेरियल जिसका वैल्यू 80% है और क्वांटिटी उसकी 20% है, उसको हम क्या करेंगे, बहुत अच्छे से कंट्रोल करेंगे, सिक्योर्ड रखेंगे, प्रोटेक्टेड रखेंगे, उसका इन्वेंट्री टेकिंग मोर फ्रिक्वेंटली होगा, कैमरेज लगा के रखेंगे, राइट, लॉकर में रखेंगे, ठीक है। अब इसके और क्या यूजेज है, तो फ्रेंड्स बहुत ज्यादा यूजेज है। अब ये बोल सकते हो कि हमारे जितने भी कस्टमर है उसमें से 20% कस्टमर ऐसे हैं जो हमको 80% रेवेन्यू देके जाते हैं, ठीक है, कस्टमर के हिसाब से हो गया। इसको आप ऐसा बोल सकते हो प्रोडक्ट के हिसाब से। मान लो कंपनी, एक कंपनी है 10 प्रोडक्ट बनाती है, तो वो 10 प्रोडक्ट में से 20% प्रोडक्ट ऐसे है कि जिसका सेल्स, टोटल सेल का 80% है, राइट। कस्टमर के कंप्लेंट में भी लगा सकते हैं। मान लो कस्टमर की जितनी भी कंप्लेंट्स आती है ना, उसमें से 80% कंप्लेंट्स ऐसी होती है कि जो 20% प्रोडक्ट से रिलेटेड होती है, राइट। तो फ्रेंड्स बहुत जगह इसका हम लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा पेरेटो एनालिसिस, जिसको 80-20 रूल भी हम लोग बोल सकते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। अब हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ लॉसेस, राइट। अब मटेरियल कॉस्ट के अंदर फ्रेंड्स जितने भी लॉसेस हो सकते हैं उसको हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे करना क्या है, यहाँ हमको ये चारे लॉसेस का मीनिंग समझना है, एग्जाम्पल देखना है, और उसका कॉस्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहेगा ये हमको समझना है, राइट। और फ्रेंड्स लास्ट में मैं सारे लॉसेस का कॉस्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको बहुत शॉर्ट में एक शॉर्टकट बताऊंगा, आप वो फॉलो कर सकते हो, राइट। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मटेरियल लॉसेस, राइट। अब फ्रेंड्स देखना, मटेरियल लॉसेस ये 4 टाइप के हैं। मैं इसको पहले 2 कैटेगरीज में डिवाइड करता हूं। एक रॉ मटेरियल के लॉसेस है और ये प्रोडक्ट के लॉसेस है, मतलब प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया और प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया उसके बाद ये लॉस मालूम पड़ रहा है, राइट। और पहला जो रॉ मटेरियल का लॉस है ये प्रोडक्शन कंप्लीट होने के पहले हमको मिला, दूसरा प्रोडक्शन होने के बाद मिला, राइट। तो रॉ मटेरियल वाला लॉस जो प्रोडक्शन कंप्लीट होने के पहले हमको मिला, और प्रोडक्शन होने के बाद का लॉस जो उसको मैं प्रोडक्ट लॉस बोल रहा हूं, ठीक है। फ्रेंड्स रॉ मटेरियल का जो लॉस है ये 2 टाइप के हैं, एक है वेस्टेज एंड स्क्रैप, वेस्टेज एंड स्क्रैप, और प्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद जो लॉस आया, राइट, ये है फ्रेंड्स स्पॉइलेज, स्पॉइलेज एंड डिफेक्टिव, राइट। तो प्रोडक्शन होने के पहले मतलब रॉ मटेरियल से रिलेटेड वाले लॉस कौन से है, वेस्टेज, स्क्रैप, राइट। और प्रोडक्ट से रिलेटेड जो प्रोडक्शन होने के बाद हमको मालूम पड़ेगा, स्पॉइलेज हो सकता है, डिफेक्टिव हो सकता है, राइट। अगर मैं शॉर्ट में बताऊं फ्रेंड्स, तो स्पॉइलेज जो होता है ना, ये कैन नॉट बी रेक्टिफाइड, इसको रेक्टिफाई करना पॉसिबल नहीं है, राइट। स्पॉइल्ड हो गया, हाँ, उसको करेक्ट करेंगे, राइट, तो और ज्यादा खर्चा हो जाएगा, हाँ। डिफेक्टिव है तो फ्रेंड्स इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, हाँ। तो फ्रेंड्स कैन बी रेक्टिफाइड। अब ये जो चारों लॉस है फ्रेंड्स, हाँ, वेस्टेज, स्क्रैप, स्पॉइलेज, डिफेक्टिव, ये जो 4 लॉस है
फ्रेंड्स ये चारों लॉस दो टाइप के हो सकते हैं। दे कैन बी नॉर्मल लॉस और दे कैन बी एबनॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल एबनॉर्मल फ्रेंड्स कॉस्ट अकाउंटिंग में बहुत बार हमने सुना है, ठीक है, मैंने क्लास में पढ़ाया है बहुत बार। मटेरियल से रिलेटेड, लेबर के अंदर आइडल टाइम से रिलेटेड, राइट। अब फ्रेंड्स अगर मटेरियल की बात करो तो नॉर्मल लॉस जो होता है ना, ये एक्सपेक्टेड होता है, राइट। और एबनॉर्मल लॉस जो होता है ये अनएक्सपेक्टेड होता है। यानी नॉर्मल लॉस होगा ये आपको पहले से पता होता है। क्यों पता होता है? क्योंकि ये नॉर्मल नेचर है, नेचुरली ये लॉस होता ही है। इवोपरेशन हो गया, श्रिंकेज हो गया, राइट। एबनॉर्मल अनएक्सपेक्टेड होता है, ये अचानक होगा, आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, है ना। एक्सीडेंट के वजह से, पावर फेलर के वजह से, खराब क्वालिटी का मटेरियल यूज करने के वजह से, लेबर की गलती के वजह से, राइट। दूसरा फ्रेंड्स, नॉर्मल लॉस जो होता है ये अनअवॉइडेबल होता है, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। whereas एबनॉर्मल लॉसेस आर अवॉइडेबल, इसको अवॉइड किया जा सकता है, होने से रोका जा सकता है, ठीक है। तो हमको नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट देखना है, एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट देखना है, राइट। मैंने आपको एक जनरल आइडिया दे दिया, अब हम लोग इसको रीड करेंगे। तो फ्रेंड देखना, पहला वेस्टेज, याद रखना ये प्रोडक्शन के पहले का लॉस है, प्रोडक्शन होने के पहले का। पार्ट ऑफ मटेरियल लॉस, राइट, ड्यूरिंग स्टोरेज और प्रोडक्शन, गोडाउन में स्टोर कर रहे हैं तब लॉस हो गया, या प्रोडक्शन चल रहा है तब लॉस हो गया। लॉस ड्यू टू इवोपरेशन, राइट, श्रिंकेज, है ना। इवोपरेशन हमको मालूम है, हीट से क्या होता है फ्रेंड्स, जो लिक्विड होता है वो वेपर बन जाता है ना। श्रिंक यानी सिकुड़ना, तो कपड़ा होता है, वुड होता है, वो वेदर चेंज होने से क्या होता है, सिकुड़ता है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन के वजह से लॉस हुआ। हाँ, इट मे बी विजिबल और इनविजिबल। विजिबल हो सकता है, दिखेगा भाई लॉस हुआ, इनविजिबल लॉस दिखेगा नहीं, जैसा इवोपरेशन हुआ फ्रेंड, इवोपरेशन में लॉस तो हुआ, 100 लीटर ऑयल था मेरे पास, 5 लीटर इवोपरेट हो गया, तो 95 लीटर बचा, तो मुझे पता है कि 5 लीटर का लॉस तो हुआ, पर वो इनविजिबल है, राइट। इट इज अ नॉर्मल फीचर, मतलब नॉर्मली ये होता ही है सारे फैक्ट्रीज के, ये नॉर्मल लॉस नहीं बोल रहा है, नॉर्मल फीचर, मतलब सारे फैक्ट्रीज में ये लॉस जनरली होता ही है, कहीं कम होगा कहीं ज्यादा होगा, राइट। अनरिकवरेबल रेसिड्यू और वैल्यू, इसमें से फ्रेंड्स कुछ रिकवर नहीं होगा कि मैं उसको बेच के कुछ स्क्रैप वैल्यू ला लूं, ऐसा नहीं होगा कि भाई लॉस बचा, दिख रहा है, दिखेगा, पर शायद वो बिकेगा नहीं स्क्रैप में, उसकी स्क्रैप वैल्यू रहने वाली नहीं है, ठीक है। इट मे बी नॉर्मल और एबनॉर्मल, नॉर्मल भी हो सकता है, एबनॉर्मल भी हो सकता है, राइट। ट्रीटमेंट अगर नॉर्मल है फ्रेंड्स, ये मैंने ट्रीटमेंट ना, जनरल ट्रीटमेंट मैंने बताया है। देखो, नॉर्मल लॉस अगर फ्रेंड्स होता है ना, इसको हम दो तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। एक, चार्ज्ड टू गुड यूनिट, चार्ज टू गुड यूनिट्स। चार्ज टू गुड यूनिट्स का मतलब होता है कि जो रॉ मटेरियल या प्रोडक्ट बचा, जो गुड यूनिट है, उसको ये लॉस की वैल्यू ऐड कर दो। इससे होता ही है फ्रेंड्स कि जो गुड यूनिट्स है उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, राइट। चार्ज टू गुड यूनिट्स, एज अ रिजल्ट, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ गुड यूनिट इंक्रीजेस, राइट। फ्रेंड्स हमेशा याद रखना, नॉर्मल लॉस हुआ यानी उसके वजह से हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट बढ़ेगी, राइट। अब देखना और क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। किसी डिपार्टमेंट के वजह से अगर हुआ ये हमको पता चल गया नॉर्मल लॉस, तो हम उस डिपार्टमेंट को भी चार्ज कर सकते हैं, राइट। डिपार्टमेंट को चार्ज करना मतलब ओवरहेड को चार्ज करना, चार्ज टू ओवरहेड्स अकाउंट। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के वजह से हो रहा है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को चार्ज कर दो,
राइट। वेयरहाउस में हुआ, स्टोर्स ओवरहेड को चार्ज कर दो, ठीक है। पता ही नहीं चल रहा है किसके वजह से हुआ, तो जनरल ओवरहेड्स को भी चार्ज कर, ठीक है। फ्रेंड्स अगर एबनॉर्मल है, हाँ एबनॉर्मल है, तो चार्ज्ड, राइट, यानी डेबिट टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिंपल है, एबनॉर्मल लॉस हुआ, डेबिट टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। ये मैं आपको एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट बता रहा हूं, आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे ट्रीटमेंट फ्रेंड्स। ये स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। मान लो एग्जाम में आपको कुछ सूझा नहीं, क्या करूं, ये आप लिख के आ जाओ, राइट। यहां पे ड्यू टू दिस ट्रीटमेंट, ड्यू टू दिस ट्रीटमेंट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट does not increase, राइट। फ्रेंड्स नॉर्मल लॉस हुआ, गुड यूनिट्स को अगर मैंने चार्ज कर दिया, प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ेगी, राइट। अच्छा, चार्ज टू ओवरहेड्स किया, तो ओवरहेड्स अकाउंट को अगर मैं नॉर्मल लॉस चार्ज कर रहा हूं, तो ओवरहेड अकाउंट में से भी कुछ अमाउंट WIP को एब्जॉर्ब होगा, वर्क इन प्रोग्रेस को एब्जॉर्ब होगा, प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब होगा, अल्टीमेटली प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट बढ़ेगी, राइट। लेकिन अगर एबनॉर्मल लॉस है और आपने कॉस्टिंग P&L को डेबिट कर दिया, तो प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ने का सवाल ही नहीं उठता। डेबिट कहां कर रहा हूं मैं, प्रोडक्ट को डेबिट नहीं कर रहा हूं ना। नॉर्मल लॉस प्रोडक्ट को डेबिट हो रहा है, इसलिए प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ रही है। एबनॉर्मल लॉस प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट रिमेन सेम, डज नॉट इंक्रीज, राइट। तो फ्रेंड्स देखना इसका ट्रीटमेंट, अगर नॉर्मल है, एज इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, so it is absorbed in cost of production of good unit, गुड यूनिट्स को चार्ज कर दो, एज अ रिजल्ट कॉस्ट पर यूनिट विल इंक्रीज। आपको लिखना है तो लिख लेना। एबनॉर्मल वेस्टेज, इट इज द एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड परसेंटेज ऑफ वेस्टेज सेटअप टू अकाउंट फॉर द नॉर्मल वेस्टेज। The cost of abnormal wastage should be excluded from the total cost of from the total cost of product and charged to costing profit and loss account, right। फिर अगर आपका प्रोसेस कॉस्टिंग हो गया है, तो आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। प्रोसेस कॉस्टिंग में हम क्या करते थे, एक नॉर्मल लॉस का परसेंटेज होता था, वो हम लोग परसेंटेज इनपुट पे अप्लाई करते थे, राइट। से फॉर एग्जांपल हमारा रॉ मटेरियल इनपुट 1000 kg है, 5% का नॉर्मल लॉस होना चाहिए था, तो 1000 का 5% 50 kg का नॉर्मल लॉस होना चाहिए था। टोटल लॉस 60 kg का हो गया, 60 में से 50 तो नॉर्मल लॉस था, और 10 kg जो एक्स्ट्रा लॉस हुआ उसको बोलेंगे एबनॉर्मल लॉस, राइट। तो एबनॉर्मल लॉस को हम क्या करेंगे, उसका जो वैल्यू आएगा एबनॉर्मल लॉस का, वो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर देंगे, और उसके वजह से प्रोडक्ट की कॉस्ट हमारी बढ़ेगी नहीं, राइट। नेक्स्ट सेकेंड टाइप का लॉस है फ्रेंड स्क्रैप, राइट। अब देखना मैंने बताया था स्क्रैप रॉ मटेरियल का लॉस है। दोनों में डिफरेंस ये है वेस्टेज और स्क्रैप में, कि स्क्रैप में कुछ स्क्रैप बचेगा जिसको मैं सेल करके कुछ वैल्यू रिकवर कर सकता हूं। जैसे गारमेंट इंडस्ट्री है फ्रेंड्स, गारमेंट इंडस्ट्री में शर्ट्स बना रहे हैं या कोई ड्रेस वगैरह बना रहे, स्टिचिंग कर रहे हैं, तो पहले कटिंग करेंगे उसकी, क्लॉथ की जब कटिंग करेंगे तो उसमें तो एक्स्ट्रा क्लॉथ बचेगा, वो एक्स्ट्रा क्लॉथ स्क्रैप है, उसको हम सेल करके कुछ वैल्यू रिकवर कर सकते हैं। वुड इंडस्ट्री है, वुड में हम लोग वुड कट करते हैं, एक्स्ट्रा वुड बचता है, एक्स्ट्रा वुड को सेल करके आप कुछ वैल्यू रिकवर कर सकते हो, राइट। तो आ जाओ सेकंड, इट इज द रेसिडुअल मटेरियल हैविंग सम रिकवरेबल वैल्यू, कुछ स्क्रैप वैल्यू उसकी रहेगी। द रिकवरिंग वैल्यू इज यूजुअली लो इफ इट इज नॉट फर्दर प्रोसेस्ड, राइट। अब इसका ट्रीटमेंट देखना फ्रेंड्स, नॉर्मल लॉस अगर है तो इसको दो तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। हाँ, पहला, इफ द रियलाइजेबल वैल्यू इज नेग्लिजिबल इट मे बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट, राइट।
कॉस्ट ऑफ स्क्रैप इज बोर्न बाय गुड यूनिट। अगेन गुड यूनिट को आप चार्ज कर दो। इफ देर इज एनी रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप इट इज ट्रीटेड एज अदर इनकम। अगर बेच के कुछ पैसा आने वाला है, राइट, तो उसको अदर इनकम मान लेना, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर देना अदर इनकम के नाम से, राइट। अल्टरनेटिवली सेकेंड तरीका क्या है फ्रेंड्स, सेल वैल्यू ऑफ स्क्रैप आफ्टर चार्जिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इज ट्रांसफर टू आइदर मटेरियल और फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट सो दैट इट रिड्यूसेस द ओवरहेड रेट, राइट। अब फ्रेंड समझना, जो सेल वैल्यू ऑफ स्क्रैप रहेगी, मान लो स्क्रैप आया, अब उसको मैं सेल करूंगा, तो सबसे पहले सेल करने के लिए सेलिंग का खर्चा आएगा, बेचने का खर्चा आएगा, डिस्पोजल कॉस्ट आएगा, वो माइनस कर लो। माइनस करने के बाद जो नेट स्क्रैप वैल्यू बची, वो नेट स्क्रैप वैल्यू या तो मैं मटेरियल में से माइनस कर लूं या फैक्ट्री ओवरहेड को क्रेडिट कर दूं, क्योंकि रिकवरी हो रही है फ्रेंड्स। तो मटेरियल कॉस्ट या तो कम कर लो या तो फैक्ट्री ओवरहेड कम कर लो। फैक्ट्री ओवरहेड कम करेंगे तो फैक्ट्री ओवरहेड का जो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट रहेगा वो रेट भी कम हो जाएगा, राइट। आगे, अगर एबनॉर्मल है तो क्या करेंगे, ये तो नॉर्मल का देखा हमने। अगर एबनॉर्मल है, अ सेपरेट स्क्रैप अकाउंट इज ओपन। याद करो प्रोसेस अकाउंट में क्या करते थे फ्रेंड्स, प्रोसेस अकाउंट के अंदर एबनॉर्मल लॉस अकाउंट ओपन करते थे, राइट। तो यहाँ पे उसने स्क्रैप अकाउंट बोला है, स्क्रैप अकाउंट मतलब वही एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। और जितना भी एबनॉर्मल लॉस का वैल्यू आता था वो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट को डेबिट होता था, राइट। फिर वो एबनॉर्मल लॉस को सेल करके जितनी स्क्रैप वैल्यू रियलाइज होती थी वो हम क्रेडिट करते थे, राइट। और बैलेंस जो लॉस बचता था वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर, राइट। तो अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं फ्रेंड्स कैसे होगा, तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनेगा, राइट, या स्क्रैप अकाउंट बोलो। इसकी वैल्यू मान लो कि टू प्रोसेस अकाउंट या जॉब अकाउंट या ऑर्डर अकाउंट, राइट। जॉब में लॉस हुआ है तो जॉब को क्रेडिट होगा और एबनॉर्मल लॉस को डेबिट होगा। प्रोसेस अकाउंट बनाया है तो प्रोसेस अकाउंट को क्रेडिट होगा, एबनॉर्मल लॉस को डेबिट होगा, मतलब इसका वैल्यू है, ये एबनॉर्मल लॉस का वैल्यू है, राइट। इसको सेल करेंगे मार्केट में, सेल करने पर स्क्रैप वैल्यू रियलाइज होंगी, तो इतना पैसा मान लो रिकवर हो गया। लॉस हुआ था मान लो 1000 रुपीज का, 200 रुपीज रियलाइज हो गए। अब जो 800 बचे, ये हमारी जो एक्चुअल लॉस है वो 800 है, कि हम कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर कर दें। ये अकाउंट वेस्टेज में क्यों नहीं बना, क्योंकि वेस्टेज में स्क्रैप वैल्यू रियलाइज होने वाली ही नहीं थी, राइट। एंड दैट्स व्हाई जितना लॉस हुआ था 1000 रुपए का, वो पूरा का पूरा P&L को ट्रांसफर कर दिया था, राइट। तो चलो फ्रेंड्स, अब देखते हैं प्रोडक्शन के बाद मिलने वाले लॉस, स्पॉइलेज एंड डिफेक्टिव, राइट। इट अराइजेज व्हेन प्रोडक्ट्स आर डैमेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन। प्रोडक्ट डैमेज हो गया ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, राइट। इट कैन नॉट बी रेक्टिफाइड इकोनॉमिकली। उसको करेक्ट करना, रिपेयर करना इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है, राइट। करेंगे भी तो बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा। नो फर्दर प्रोसेसिंग इज पॉसिबल। अब उसको और प्रोसेस करके रिपेयर करना पॉसिबल नहीं है। Therefore, it has to be disposed of in the same condition. उसको उसी कंडीशन में, उसी हालत में आपको डिस्पोज कर देना है, राइट। अब जब सेल करेंगे तो जितना प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं उतना तो पैसा मिलने वाला नहीं है, ऑब्वियसली कम अमाउंट रियलाइज होगा, ठीक है। ट्रीटमेंट इन कॉस्टिंग, अब कॉस्ट अकाउंटिंग में इसकी ट्रीटमेंट कैसी होगी, तो अगेन नॉर्मल है तो ट्रीटमेंट कैसा, एबनॉर्मल है तो कैसा। If the cost of spoilage is normal and inherent in the process or operation, then the cost of spoilage is absorbed, right, by charging either to the specific production order or to the overhead. मैंने बताया था वही फ्रेंड्स, या तो प्रोडक्ट को आप चार्ज कर दो या ओवरहेड्स को चार्ज कर दो, राइट। प्रोडक्ट को चार्ज करेंगे तो प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी, ओवरहेड्स को चार्ज करेंगे तो अल्टीमेटली ओवरहेड में से कुछ अमाउंट प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब होगा ही, तो प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ेगा, राइट। एबनॉर्मल वेस्टेज तो क्या करेंगे, इफ द कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल स्पॉइलेज अराइजेज इन द प्रोसेस
देन इट इज चार्ज टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वही कॉस्टिंग P&L को आप डेबिट कर दो। इफ स्पॉइल्ड यूनिट्स आर रीयूज्ड एज रॉ मटेरियल, राइट, इन द सेम प्रोसेस, मान लो कि कोई प्रोडक्ट स्पॉइल्ड हो गया, अब उसको मैं एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रहा हूं उसी प्रोसेस में, सेम प्रोसेस में, जहां पे वो स्पॉइल्ड हुआ था, मैं वहीं पे यूज कर रहा हूं उसको, तो कोई ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उसका खर्चा हमने उस प्रोसेस को या उस जॉब को डेबिट कर दिया होगा, राइट। इफ स्पॉइल्ड यूनिट्स आर रीयूज्ड एज रॉ मटेरियल इन द सेम प्रोसेस, नो सेपरेट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। बट इफ स्पॉइलेज इज यूज फॉर एनी अदर प्रोसेस और जॉब, अब प्रोसेस ए का स्पॉइलेज है, मैं प्रोसेस बी में यूज कर रहा हूं, राइट, या दूसरे जॉब में यूज कर रहा हूं, तो क्या होगा, अ प्रॉपर क्रेडिट शुड बी गिवन टू रिलेवेंट प्रोसेस अकाउंट और जॉब अकाउंट, राइट। तो जिस प्रोसेस से वो जा रहा है उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, जिस प्रोसेस में आ रहा है उसको डेबिट करना, राइट। एग्जाम में कुछ नहीं सूझा तो मैं बताया, फर्स्ट आपने फॉलो कर लेना, उसका वैल्यू, एबनॉर्मल लॉस का वैल्यू, कॉस्टिंग P&L को डेबिट, राइट। डिफेक्टिव, डिफेक्टिव भी फ्रेंड्स प्रोडक्शन के प्रोडक्शन होने के बाद वाला लॉस है, लेकिन ये ऐसा लॉस है, ये ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारी क्वालिटी, स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी को मेट नहीं कर रहा है, राइट। तो इसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, स्पॉइलेज कैन नॉट बी रेक्टिफाइड इकोनॉमिकली, डिफेक्टिव रेक्टिफाई कर सकते हैं, राइट। तो फ्रेंड देखना, इट इज अ प्रोडक्ट विच इज नॉट अप टू द मार्क, कुछ थोड़ी बहुत खराबी रहेगी, राइट, डू नॉट मीट प्रिस्क्राइब स्पेसिफिकेशन ऑफ क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, इट कैन बी रेक्टिफाइड बाय अप्लाइंग एडिशनल इनपुट, थोड़ा सा और खर्चा करो, थोड़ा और लेबर कॉस्ट लगाओ, थोड़ा और मटेरियल लगाओ, उसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, इकोनॉमिकली रेक्टिफाई कर सकते हैं, इट हैज सम रियलाइजेबल वैल्यू, और उसको अगर बेच देते हैं वैसे ही तो कुछ पैसा रिकवर होगा, राइट, स्क्रैप से ज्यादा रिकवर होगा, ठीक है। ट्रीटमेंट इन कॉस्टिंग, नॉर्मल है तो क्या करेंगे, द एंटायर कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ नॉर्मल डिफेक्टिव इज चार्ज टू गुड यूनिट, राइट। अब मान लो कि एक प्रोडक्ट है, उसके 5 यूनिट्स डिफेक्टिव हो गए, आपने मान लो कि 200 रुपीज और खर्चा किया और 500 यूनिट को रेक्टिफाई कर लिया, अब हमारे वो 500 यूनिट्स रेक्टिफाई हो गए, मतलब एज एज गुड यूनिट हो गए, तब मुझे बताओ आप क्या करोगे, वो जो 200 रुपीज का खर्चा आया रेक्टिफाई करने का, वो मुझे वो गुड यूनिट की कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा, सिंपल है, राइट। सेकेंड ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, चार्ज टू जनरल ओवरहेड, अगर किस डिपार्टमेंट के वजह से हुआ ये लॉस, ये नहीं पता चल रहा है, तो जनरल ओवरहेड को चार्ज करो, राइट, वो जो रेक्टिफिकेशन कॉस्ट हुआ वो, अगर किस डिपार्टमेंट के वजह से हुआ अगर ये पता चल रहा है तो फिर उस डिपार्टमेंट को डेबिट कर देना, हाँ देखना, चार्ज टू डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स, इफ डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर सच डिफेक्टिव इज करेक्टली आइडेंटिफाइड देन रेक्टिफिकेशन कॉस्ट आर चार्ज टू सच डिपार्टमेंट, राइट। चल, चार्ज टू स्पेसिफिक जॉब, हाँ, अब कोई कस्टमर का ऑर्डर आया, एक जॉब मुझे मिला और उस जॉब में वो लॉस हुआ, वो जॉब का प्रोडक्शन चल रहा था तब लॉस हुआ, उस जॉब को ऐड कर दो, राइट। एबनॉर्मल डिफेक्टिव, एबनॉर्मल है तो वही चार्ज टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिंपल, राइट। तो फ्रेंड्स ये 4 टाइप के लॉस मैंने आपको बताया, नट शेल में अगर आपको देखना है तो इतना आपने कॉपी कर लेना, सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको ये बता दिया है, राइट। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। चलो फ्रेंड्स, आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, आखिरी 2 शॉर्ट नोट्स हमारे बाकी है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है टू बीन सिस्टम, ठीक है। अब ये टू बीन सिस्टम क्या है फ्रेंड्स, बीन कहा जाता है, बॉक्स को बीन बोल सकते हैं, रैक को बोल सकते हैं, ड्रॉवर को बोल सकते हैं, हम लोग डस्टबिन वर्ड यूज करते हैं, राइट, डस्टबिन में हम लोग डस्ट डालते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ बिन,
तो वैसा एक 2 बीन सिस्टम की बात कर रहे हैं हम लोग, राइट। मैं आपको एक छोटा सा इसका पिक्चर बताता हूं। देखो फ्रेंड्स, ये ऐसा है, ये अपर बिन, लोअर बिन बोल सकते हैं, राइट। तो टॉप बिन, बॉटम बिन बोल सकते हैं। तो 2 बीन्स है, एक बीन ऊपर है और एक बीन नीचे है। कभी कभी फ्रेंड्स बीन ऐसे भी रखे जाते हैं, मान लो एक बीन और उसके साइड में दूसरा बीन है, ऊपर नीचे नहीं, एक दूसरे के ऊपर नहीं है, दोनों ही नीचे रखे हैं। ये आगे रखा हुआ है, ये फ्रंट बिन, और ये बैक। तो फ्रंट बैक फॉर्म में भी हो सकता है, टॉप बॉटम फॉर्म में भी हो सकता है, कैसा भी रखो, पर्पस दोनों का सेम है। पर्पस समझना क्या है फ्रेंड्स, हम जो मटेरियल वेयरहाउस में रखेंगे, मान लो कि कोई कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में 2 बिन सिस्टम फॉलो हो रहा है, तो वो सारा मटेरियल ये 2 बिन में रखेंगे, राइट। तो टॉप बिन में भी मटेरियल रहेगा, लोअर बिन में भी रहेगा। सबसे पहले जो हम मटेरियल यूज करेंगे वो लोअर बिन में से यूज करेंगे या फ्रंट बिन में से करेंगे, राइट। अब आपको प्रोडक्शन के लिए मटेरियल इश्यू करना है, तो आप बॉटम बीन में से या फ्रंट बीन में से मटेरियल निकाल कर इश्यू कर दो, राइट। तो क्या होगा, हमारा बॉटम बीन खत्म होता जाएगा और टॉप बीन में जो मटेरियल रखा हुआ है वो वैसे ही है इंटैक्ट। हम टॉप बीन में से मटेरियल यूज नहीं करेंगे, बॉटम में से यूज करेंगे। जैसे मेरा बॉटम बीन खत्म हो गया, एम्प्टी हो गया, या फ्रंट बीन एम्प्टी हो गया, तो टॉप बीन का जो मटेरियल है वो बॉटम में आ जाएगा, राइट। और या फिर ये बोलो कि बैक वाला फ्रंट पे आ जाएगा, ठीक है। और उस मोमेंट पे मुझे मटेरियल नया परचेज करने का ऑर्डर देना है, या अगर मटेरियल एक्स्ट्रा कहीं रखा हुआ है वो लाकर आपको टॉप बीन फिर से रिप्लेनिश करना पड़ेगा, टॉप बीन वापस से फिल करना पड़ेगा, क्योंकि टॉप बीन मेरा एम्प्टी हो गया है ना, राइट। अब फिर टॉप बिन मैंने फिल कर दिया या नया ऑर्डर सप्लायर को प्लेस कर दिया, फिर मैं क्या करूंगा, बॉटम बिन में से यूज करना चालू करूंगा। जैसे बॉटम बिन खत्म हुआ तो पहले मैं नया ऑर्डर सप्लायर को दूंगा और फिर वो टॉप बिन का मटेरियल बॉटम बिन में डालकर यूज करूंगा, राइट। पर्पस क्या है फ्रेंड्स, पर्पस ये है कि मुझे ये पता चलेगा कि किस मोमेंट पे, किस पॉइंट पे मुझे नया ऑर्डर सप्लायर को देना है। तो जैसे मेरा बॉटम बीन खत्म होता है मुझे नया ऑर्डर सप्लायर को देना है, राइट। और जब तक सप्लायर से हमको इमीडिएट तो मिलने वाला नहीं है, कुछ लीड टाइम तो रहेगा। तो जितना लीड टाइम है उतने दिन तक मैं बॉटम बीन में से यूज करूंगा, और जैसे मेरा बॉटम बीन खत्म हो जाएगा तब तक हमको हमारा सप्लायर से मटेरियल आ चुका होना चाहिए। जैसे वो आ जाएगा हम फिर से क्या करेंगे, टॉप बीन में उसको फिल कर देंगे, राइट। एक बार फ्रेंड्स रीड करते देखना। इट इज अ सिस्टम ऑफ स्टोरेज वेयर ईच बिन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। बेस पार्ट, बेस यानी बॉटम वाला पार्ट, वेयर द क्वांटिटी इक्वल टू मिनिमम स्टॉक और रीऑर्डर लेवल इज केप्ट। जितना मेरा रीऑर्डर लेवल है उतना मैं उसके अंदर रखूंगा, राइट। सेकेंड पार्ट है मेरा जो इश्यू वाला पार्ट है, राइट, जहां से मैं इश्यू करूंगा। तो फ्रेंड्स ये समझो कि जो बेस पार्ट है वो आपका टॉप वाला पार्ट है और इश्यू वाला पार्ट जो है वो आपका बॉटम वाला पार्ट है। इश्यू पार्ट वेयर द रिमेनिंग क्वांटिटी इज स्टोर्ड। Issues are made out of larger part, issue part, but as soon as it becomes necessary to use quantity from the base part, अब हमको लग रहा है कि हमारा बॉटम पार्ट खत्म हो गया है, बॉटम बीन हमारा खत्म हो गया है और टॉप बीन में से यूज करना स्टार्ट करना पड़ेगा, उसी टाइम पे हमको नया ऑर्डर सप्लायर को देना है। But as soon as it becomes necessary to use quantity from the base part, fresh order is made, right. This system is supplement to the record of respective quantities on the bin card and store ledger, right. अब फ्रेंड्स होता क्या है आप समझो, स्टोर हाउस में, वेयर हाउस के अंदर जो स्टोर कीपर होता है वो उतना शायद कंप्यूटर लिटरेट ना हो, राइट, कि वो कंप्यूटर खोल के देखेगा भाई इसका रीऑर्डर लेवल कब है, कब ऑर्डर देना है। और बहुत सारे बिन हैं, अगर बहुत सारे रैक्स है वेयर हाउस के अंदर,
बहुत डिफिकल्ट होता है कंप्यूटर खोलकर हर एक का रीऑर्डर लेवल फाइंड करना और उस मोमेंट पे फिर उसको ऑर्डर प्लेस करना। अगर हम फ्रेंड्स टू बिन सिस्टम फॉलो करते हैं तो वो स्टोर कीपर को तुरंत मालूम पड़ जाएगा कि भाई नीचे वाला बॉटम वाला बिन मेरा एम्प्टी हो गया है, मतलब अब मुझे नया नया ऑर्डर सप्लायर को देना है, राइट। तो चलो फ्रेंड्स, ये हमारा टू बिन सिस्टम यहाँ पे एंड होता है। अब फ्रेंड हमारा लास्ट थ्योरी का पार्ट है आज का, वो है फ्रेंड्स, हम लोग डिस्टिंग्विश देख रहे हैं बिटवीन बिन कार्ड एंड स्टोर लेजर, राइट। दो कंसेप्ट है फ्रेंड्स, बिन कार्ड और स्टोर लेजर, राइट। आपको समझ में आ रहा होगा, बिन कार्ड, कार्ड मतलब एक कार्ड है, इट्स अ काइंड ऑफ पेपर, हार्ड कॉपी है, पेपर है। और स्टोर लेजर नाम से मालूम पड़ रहा है फ्रेंड्स, लेजर है, मतलब वो एक अकाउंट है, लेजर बुक है, लेजर अकाउंट है, राइट। तो हमको ये दोनों में डिफरेंस देखना है फ्रेंड्स। हाँ, तो मैं आपको एक शॉर्ट में डिफरेंस बताता हूं कि दोनों में मेन डिफरेंस क्या है। फ्रेंड्स, बिन कार्ड जो है ये वेयर हाउस में स्टोर कीपर मेंटेन करता है, राइट। उसके अंदर फ्रेंड्स वो 3 कॉलम बनाता है मोस्टली, एक रिसिप्ट वाला कॉलम, एक इश्यू वाला कॉलम और एक बैलेंस वाला कॉलम। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे ये मेरा बिन कार्ड है, राइट। इसमें 3 कॉलम मैंने बनाए, रिसिप्ट क्वांटिटी, इश्यू क्वांटिटी एंड बैलेंस क्वांटिटी, राइट। जैसे मुझे सप्लायर से मेरा ऑर्डर मिला तो मैं रिसिप्ट में डाल दूंगा, से फॉर एग्जांपल 1 जनवरी को 100 केजीज मिले। अब मेरा बैलेंस कितना हो गया, मेरे वेयर हाउस में टोटल क्वांटिटी कितनी है, 100 केजी। 5 जनवरी को 200 केजी हमने और परचेज किया, राइट। इश्यू डैश, अब मेरे पास फ्रेंड्स 300 केजीज हो गए, ऑलरेडी 100 केजीज मेरे पास थे, 200 मैंने और परचेज कर लिए। 10th जनवरी को फ्रेंड्स 150 केजी हमने इश्यू कर दिया, रिसिप्ट में डैश, इश्यू कर दिया 150 केजी। इश्यू करने से हमारे वेयर हाउस में जो स्टॉक है उसका बैलेंस कम हो गया, 300 था, 150 मैंने इश्यू कर दिया, अब मेरी बैलेंस बची 150 केजी। तो ये बिन कार्ड है, राइट। तो बिन कार्ड इज अ टाइप ऑफ पेपर या कार्ड, राइट, हार्ड कॉपी है। ये स्टोर हाउस के अंदर स्टोर कीपर मेंटेन करता है और ये सिर्फ क्वांटिटी रिकॉर्ड करता है। आई रिपीट, ये सिर्फ क्वांटिटी रिकॉर्ड करता है, वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करता, राइट। तो जितना रिसिप्ट हुआ, परचेस करके आया, जितना इश्यू किया और बैलेंस, ये सिर्फ हम क्वांटिटी रिकॉर्ड करते हैं। इसके अलावा इसका मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, ये भी क्वांटिटी में हम यहाँ पे कार्ड में दिखाएंगे नीचे। और ये बिन कार्ड हर एक रैक पे या हर एक बिन पे, टू बिन देखा ना हमने, वहां पर भी हम लोग ये लगा सकते हैं, वहां पे लटका देंगे हर एक रैक पे। समझ में आएगा कि ये रैक के अंदर जो मटेरियल है उसका मटेरियल मिनिमम लेवल इतना है, मैक्सिमम लेवल इतना है, रीऑर्डर लेवल इतना है, राइट। अब फ्रेंड्स, स्टोर लेजर क्या है? तो स्टोर लेजर इज वेरी सिमिलर टू बिन कार्ड, पर इतना है कि वो अकाउंट फॉर्म में रहेगा, कंप्यूटराइज्ड भी हो सकता है, सॉफ्ट कॉपी भी हो सकती है, राइट। क्योंकि अकाउंट फॉर्म में है, अकाउंट में एंट्री करना है, तो अकाउंट में एंट्री करना है तो वैल्यू में एंट्री करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये समझो कि जो स्टोर लेजर अकाउंट है, स्टोर लेजर अकाउंट is very similar to बिन कार्ड। उसमें भी फ्रेंड्स रिसिप्ट, राइट, रिसिप्ट, इश्यू, बैलेंस, ये सारे कॉलम्स रहेंगे, राइट। लेकिन फ्रेंड्स इसमें क्वांटिटी के साथ साथ वैल्यू वाला कॉलम भी रहेगा, क्वांटिटी वैल्यू, क्वांटिटी वैल्यू, राइट। तो फ्रेंड सबसे पहला डिफरेंस क्या हो गया? पहला डिफरेंस ये हो गया कि बिन कार्ड स्टोर हाउस में, वेयर हाउस में स्टोर कीपर मेंटेन करता है,
राइट। स्टोर लेजर अकाउंट कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में कॉस्ट अकाउंटेंट मेंटेन करता है, ठीक है। सेकेंड डिफरेंस, इसमें सिर्फ बिन कार्ड में सिर्फ क्वांटिटी है, वैल्यू नहीं है, राइट। स्टोर लेजर अकाउंट के अंदर फ्रेंड्स क्वांटिटी के साथ साथ वैल्यू भी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स एक बार डिफरेंस देखते हैं। बिन कार्ड, bin cards are maintained in the stores and are serving the purpose of stock register. It's a kind of stock register, है ना, कितना स्टॉक आया, कितना गया, कितना बचा। स्टोर लेजर इज, अब स्टोर लेजर में देखना फ्रेंड्स, स्टोर लेजर इज मेंटेन्ड इन द कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, राइट। ये वेयर हाउस में मेंटेन कर रहे हैं बिन कार्ड, और स्टोर लेजर हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में मेंटेन कर रहे हैं। सेकंड, एंट्रीज इन इट आर पोस्टेड बाय द इशू क्लर्क। तो इशूइंग क्लर्क है, वो उसमें एंट्री करेगा, राइट। ही रिकॉर्ड्स द क्वांटिटी अबाउट रिसिप्ट, इश्यू एंड क्लोजिंग बैलेंस अलॉन्ग विथ कोड नंबर। मटेरियल का कोड नंबर भी उसमें रहेगा, राइट। मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल भी उसमें होगा। स्टोर लेजर में देखना फ्रेंड्स, हियर एंट्रीज आर पोस्टेड बाय द स्टोर्स लेजर क्लर्क। ही रिकॉर्ड्स द क्वांटिटी एंड वैल्यू। ये मेन डिफरेंस है, यहाँ पे हम क्वांटिटी रिकॉर्ड कर रहे हैं बिन कार्ड में, यहाँ पर क्वांटिटी के साथ साथ वैल्यू भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। अबाउट रिसिप्ट, इश्यू एंड क्लोजिंग बैलेंस अलोंग विथ कोड नंबर, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, राइट। थर्ड, हियर ट्रांजैक्शंस आर पोस्टेड इंडिविजुअली। यानी फ्रेंड्स बिन कार्ड में जैसे रिसिप्ट हुआ तो हम क्वांटिटी दिखा देंगे इमीडिएटली उसी दिन। इश्यू हुआ तो जिस दिन इशू हुआ उसी दिन इमीडिएटली रिकॉर्ड कर लेंगे, सेम डे को, सेम डे पे सेम टाइम पे, और बैलेंस एडजस्ट कर लेंगे। यानी रिसिप्ट हुआ तो बैलेंस बढ़ा देंगे, इशू हुआ तो बैलेंस कम कर देंगे, राइट। स्टोर लेजर अकाउंट, क्योंकि वो अकाउंट है उसमें हमको एंट्रीज करना है, जर्नल एंट्री के जैसा हमको एंट्रीज करना है, तो फ्रेंड्स वो एंट्रीज हमको उसी मोमेंट पे करने की जरूरत नहीं है। हम वीकेंड पे या मंथ एंड पे सारी एंट्रीज एक साथ भी कर सकते हैं, राइट। लास्ट, पोस्टिंग इज डन एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ मटेरियल। पोस्टिंग कब कर रहे हैं फ्रेंड्स हम लोग, जब इश्यू कर रहे हैं तब उसमें रिकॉर्ड हो रहा है बिन कार्ड के अंदर, और पोस्टिंग इज डन आफ्टर द इश्यू ऑफ मटेरियल। स्टोर लेजर अकाउंट में रिकॉर्डिंग कब होगी, जब इश्यू हो गया, राइट, उसके बाद हम लोग इसमें रिकॉर्ड करेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से, बिन कार्ड और स्टोर लेजर। एग्जाम में इसमें शॉर्ट नोट आपको आ सकता है सिर्फ बिन कार्ड के ऊपर, या सिर्फ स्टोर लेजर के ऊपर, या फिर डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आज की क्लास एंड कर रहा हूँ फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट क्लास में कभी मिलेंगे कुछ और टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू एंड टेक केयर।